जय श्री राम दोस्तों, मैं टिकमचंद चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं ठीक है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीटी स्टूडियो पर। देखिए अपन पढ़ रहे थे राजस्थान में महाजनपद काल। आज अपन महाजनपद काल में अपन ने जो तीन महाजनपद पढ़े थे, आज उनसे थोड़ा आगे चलते हैं और आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान में गणजातियां। ठीक है, तो अपन आज पहली गणजाति पढ़ेंगे शिवी गणजाति। इसके बाद में अपन योद्धे, इसके अलावा मालव गणजाति, इससे बहुत सारी गणजातियां हैं जो राजस्थान में एग्जिस्ट किया करती थी। राजस्थान में उनका इतिहास उनसे संबंधित जुड़ा हुआ है, तो उनसे संबंधित आज अपन बात करेंगे। तो अपन जो पहले बात करेंगे तो शिवी गणजाति के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप सभी ने पढ़ा भी होगा पहले भी, वे शिवी गणजाति कहाँ निवास करती थी और उसका जो प्राचीन इतिहास है वो क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो शिवी गणजाति थी वो राजस्थान में वर्तमान में जो चित्तौड़गढ़ का जो इलाका है, यानी मेवाड़ का जो इलाका है, वहां पर निवास करती थी और उसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो मध्यमिका हुआ करती थी, जिसे आज वर्तमान में अपन नगरी के नाम से पुकारते हैं। क्योंकि आपको पता है नगरी को उत्खनन डॉक्टर डी आर भंडारकर ने किया। ठीक है, अब देखते हैं अपन राजस्थान में शिवी जनपद, शिवी गणजाति। और देखो, जब शिवी गणजाति पढ़ते हैं तो राजस्थान में इसका भौगोलिक क्षेत्र कहाँ रहा होगा तो उसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो मैं एक मोटे तौर पर कह सकता हूं मेवाड़। मेवाड़ में कहां पर? चित्तौड़गढ़ मुख्यतः और उदयपुर। मुख्यतः चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों में आपकी शिवी गणजाति निवास करती थी। ठीक है, और इसकी राजधानी की जब अपन बात करते हैं तो इसकी राजधानी हुआ करती थी राजस्थान में क्या? मध्यमिका। राजधानी क्या हुआ करती थी? मध्यमिका, जिसे आज अपन क्या कहते हैं? नगरी, जो कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, इस मध्यमिका को वर्तमान में अपन किस नाम से जानते हैं? नगरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। इतना सा जरूर ध्यान रखने का। तो शिवी गणजाति की राजस्थान में राजधानी कहां थी? मध्यमिका थी, जिसे वर्तमान में अपन किस नाम से जानते हैं? नगरी चित्तौड़गढ़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, शिवी गणजाति राजस्थान में कहां निवास करती थी, अब कैसे पता चला अपन को? तो इस क्षेत्र से शिवी गणजाति के अपन को क्या मिले हैं? ताम्र सिक्के मिले हैं, कॉइन्स मिले हैं। ठीक है, तो उन्हीं के आधार पर यह पता चला है, क्योंकि इसमें यहां पर मध्यमिका शब्द का भी उल्लेख किया गया है उस सिक्कों पर। तो इससे पता चलता है कि यहां पर क्या थी? ये जो मध्यमिका थी उस शिवी गणजाति क्या थी? राजधानी थी। ठीक है, अब देखिए, जब अपन शिवी गणजाति के बारे में पढ़ रहे हैं तो देखो, ये तो अपना राजस्थान से संबंधित इलाका है, लेकिन इससे पहले शिवी गणजाति कहां निवास करती थी? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो ये है। तो शिवी गणजाति के बारे में सबसे पहले अपन को मिलती है जानकारी ऋग्वेद से। कहां से मिलती है? ऋग्वेद से। तो ध्यान रखना, शिवी गणजाति का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें हुआ है? सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है, क्योंकि अपने भारतीय साहित्य का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ क्या है? ऋग्वेद है। तो इससे पहले तो कोई ग्रंथ साहित्य लिखा ही नहीं गया। तो शिवी जाति का सबसे प्राचीनतम उल्लेख कहां पर मिला है? ऋग्वेद में मिला है। आपसे सीधा क्वेश्चन कर लेगा कि शिवी गणजाति का सबसे प्राचीनतम उल्लेख मिला है ऋग्वेद में, महाभारत में, पुराणों में या बौद्ध साहित्य में। तो सबसे प्राचीन उल्लेख मिला है बेटा जी ऋग्वेद में, ध्यान रखिएगा। आपने ऋग्वेद में दशराग युद्ध का तो सुना होगा, जिक्र किया होगा। तो ऋग्वेद में दशराग्य युद्ध, ऋग्वेद में दशराग्य युद्ध में शिवी जाति ने पुरु राज्य की ओर से युद्ध किया। ठीक है, तो दशराग युद्ध का उल्लेख है आपके ऋग्वेद में।
तो ये दसराग के युद्ध किस किस के बीच में हुआ, तो मैं आपको बता दूं, दसराग युद्ध पुरु कबीले के नेतृत्व में 10 कबीले शामिल थे और कुछ अन्य अनारी कबीले शामिल थे, और एक साथ में राजा सुदास यानी भरतजन, भरत कबीला, ठीक है, भरत कबीले के राजा सुदास जिसे पेजवन्य भी कहा गया है, ठीक है, और एक साइड में पुरु जनपद का राजा पुरुकुत्स के नेतृत्व में क्या लड़ा गया, युद्ध लड़ा गया, यानी वर्सेस इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, दसराग युद्ध। अब जब ये युद्ध हुआ तो सिवी जाति इस तरफ से लड़ रही थी, किस तरफ से, सिवी जाति पुरु की तरफ से लड़ रही थी। तो राजा सुदास ने क्या किया, इस 10 कबीलों को सम्मिलित युद्ध, इन 10 कबीलों को क्या किया, बहुत बुरी तरह परास्त किया और भारतवर्ष का सबसे प्रधान शासक बन गया। तो सिवी जाति का उल्लेख कहां पर मिला अपन को, दसराग के युद्ध में भी मिला है। कहां पर मिला, दसराग के युद्ध में भी हुआ है, क्योंकि ऋग्वेद में इसका जिक्र हुआ है। ये प्रमुख उस समय की जो कबीले हुआ करते थे, मुख्य कबीले, उनमें से एक सिवी कबीला भी हुआ करता था, यानी सिवी जाति का कबीला भी हुआ करता था। इसका जो क्षेत्र हुआ करता था युद्ध, सिवी जाति पुरु राज्य की ओर से लड़ी और युद्ध में हार गए, और युद्ध में हार गए। अब इतना सा ध्यान रखना, किससे हार गए, तो राजा सुदास से हार गए। अब पुरी जाति उस समय वैदिक काल में पुरु ये जाति थी, वो कहां निवास करती थी, इसका राज्य कहां था, तो वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो ऋग्वेदिक काल में ये कहां निवास करती थी, तो झेलम, ऋग्वेदिक काल में पुरु सिवी जाति का राज्य कहां पर था, तो ध्यान रखना, ऋग्वेदिक काल में, वैदिक काल बोल दो, ऋग्वेदिक काल में इस पुरु जाति का राज्य कहां पर था, तो सिंधु व झेलम, जिसको वितस्ता भी कहते हैं, पर क्या कहते हैं, वितस्ता नदी के मध्य क्षेत्र पर था, यानी झेलम, सिंधु और झेलम नदियों के मध्य। अब ये क्षेत्र पंजाब का इलाका है, आप सबने तो पढ़ा ही होगा कि ये इलाका कहां का है, तो मैं मोटे तौर पर कह सकता हूं कि पंजाब वाले इलाकों में निवास करती थी, ठीक है। बौद्ध काल तक, यानी सिकंदर के आक्रमण तक ये यहीं पर निवास करती थी, और इसी क्षेत्र में इसकी राजधानी क्या बताई गई है, शिवपुर है। क्या बताई गई, शिवपुर बताई गई है। ऋग्वेद में, वेदों में इसकी राजधानी क्या बताई गई, सिवी जनजाति की राजधानी शिवपुर बताई गई, जिसकी इतिहासकारों ने पहचान किस रूप में की है, आधुनिक पाकिस्तान के सोरकोट से। आधुनिक पाकिस्तान, आधुनिक पाकिस्तान का कौन सा क्षेत्र, सोरकोट क्षेत्र, वो क्या था, सिवी जाति की राजधानी था, जिसे उस समय क्या कहा जाता था, शिवपुर कहा जाता था, जो आज वर्तमान में क्या है, पाकिस्तान का सोरकोट क्षेत्र है, ठीक है। तो इस प्रकार अपन को 2-3 महत्वपूर्ण चीजें देखी। पहली बात तो ये तो अभी सिकंदर के आक्रमण के बाद की चर्चा है, ये तो जब सिकंदर का भारत पर आक्रमण होगा तो सिवी जाति अपनी स्वतंत्रता को खतरे में देखकर किस साइड में आ जाएगी, पंजाब से पलायन करके राजस्थान में आ जाएगी। फिर राजस्थान में आकर उसने क्या किया, मेवाड़ को अपना राज्य बनाया, यानी मेवाड़ के आसपास के इलाकों को अपना राज्य बनाया, और मध्यमिका को अपनी राजधानी बनाया। इतना ध्यान रखना, उस समय ये मेवाड़ नहीं कहलाता था, ठीक है। तो ये गणजाति का राज्य हुआ करता था, जिसकी राजधानी मध्यमिका हुआ करती थी, ठीक है। तो ये शिव राज्य के रूप में जाना जाता था। ये तो मेवाड़ तो बाद में जाकर बना है, ठीक है। तो और महत्वपूर्ण क्या जानकारी मिली कि शिवी गणजाति का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिला, ऋग्वेद में मिला। ऋग्वेद में दसराग के युद्ध में शिवी जाति ने किस ओर से युद्ध में शामिल हुई, पूर्व राज्य की ओर युद्ध में शामिल हुई, और युद्ध में हार गई। कौन हराया युद्ध में, राजा सुदास ने इनको क्या कर दिया, हरा दिया। ऋग्वेदिक काल में शिवी राज्य कहां पर मौजूद था, तो सिंधु और झेलम नदियों की, यानी झेलम यानी जिसको वितस्ता नदी भी कहा गया है वेदों में, तो वितस्ता नदी के मध्य, यानी जो वर्तमान में पंजाब का 5 नदियों का जो इलाका है पंजाब में, वहां पर निवास करती थी, जिसकी राजधानी क्या बताई गई है ऋग्वेद में, शिवपुर बताई गई है, जिसकी इतिहासकारों ने पहचान किससे की है, आधुनिक पाकिस्तान के सोरकोट क्षेत्र से। जिसी प्रकार मध्यमिका के किसके रूप में जाना गया है भाई, नगरी थी, नगरी, आधुनिक जो नगरी है वो पहले मध्यमिका थी, उसी प्रकार जो आधुनिक सोरकोट क्षेत्र है वो पहले क्या था, शिवपुर था, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन आगे चले। तो ये तो था आपका शिवी जनजाति का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन वैदिक काल से लेकर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं बुद्ध काल में।
ये तो वैदिक काल में शिवी जाति की कुछ विशेषताएं या वहां पर किस प्रकार का इनका इतिहास रहा है उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। अब देखते हैं बुद्ध काल में। तो देखो बुद्ध काल में, वैसे तो आपको मैं बता दूं कि जो शिवी गण जाति थी उसका 16 महाजनपदों में कहीं पर भी उल्लेख नहीं हुआ है, लेकिन एक ग्रंथ है महावस्तु, बौद्ध ग्रंथ है महावस्तु में राज्य का उल्लेख हुआ है। इतना सा ध्यान रखना, जो महावस्तु ग्रंथ है उसमें जरूर शिवी जाति राज्य का उल्लेख हुआ है, ठीक है। और बुद्ध काल में तो शिवी गणराज्य, बुद्ध काल में शिवी राज्य अपने सुंदर दुसालों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। किसके लिए? सुंदर दुसालों के लिए। सुंदर दुसाली एक कालीन की तरह हुआ करते थे, उनके लिए बहुत प्रसिद्ध था, ठीक है। तो ये कहां से? बुद्ध काल से, बुद्ध काल में, ठीक है। अब ध्यान रखिए कुछ जातक ग्रंथ है जो शिवी गणजाति के राजाओं की भी जानकारी देते हैं और उनकी राजधानी भी बताते हैं, जैसे शिवी जातक बौद्ध ग्रंथ है, कुछ जातक ग्रंथ है शिवी जातक, ओमदंती जातक और वेशानर जातक। ये जातक ग्रंथ क्या बताते हैं? ये शिवी राज्य के राजाओं की जानकारी देते हैं। भाई शिवी गणराज्य में या गणजाति में कौन कौन से राजा हुए हैं उनके बारे में जानकारी देते हैं। तो किन से, कौन से जातकों से? शिवी जातक, उमनदंती जातक और वेशानर जातक नामक ग्रंथों से शिवी राज्य के राजाओं की जानकारी का शिवी राज्य के राजाओं की क्या मिली है अपन को? जानकारी मिली है, ठीक है। इनमें से ध्यान रखना, जो शिवी जातक और उमनदंती जातक है, इन दो जातक ग्रंथों में इस शिव जाति की, शिव राज्य की राजधानी क्या बताई गई है? अरिट्टपुर बताई गई है। अरिट्टपुर क्या बताई गई है? अरिट्टपुर। तो ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है शिवी गणजाति की राजधानी अरिट्टपुर की जानकारी कौन से जातक ग्रंथों से मिलती है? तो शिवी जातक और उमदंती जातक से क्या मिलती है? शिवी गणराज्य की राजधानी क्या मिली है? अरिट्टपुर। अब इसका मतलब अपन ने अभी तक 3 राजधानियां पढ़ ली है इसकी। एक तो पढ़ी अपन ने शिवपुर, क्या पढ़ी? शिवपुर। इसका तो उल्लेख कहां पर? ऋग्वेद में, है ना, वेदों में उल्लेख। दूसरी पढ़ी अपन ने मध्यमिका, ठीक है, जो इसकी राजस्थान में राजधानी हुआ करती थी, जो कोशिश का पता चलता है। और एक पढ़ी अपन ने अरिटपुर, क्या पढ़ी? अरिटपुर। यानी शिवी जाति की अपन ने अभी तक 3 राजधानियां पढ़ ली है। तो आपसे ये पूछ जा सकता है कि शिवी जनजाति की राजधानियां अब तक कौन कौन सी रही है इतिहास में, उसकी कौन सी राजधानियों का उल्लेख हुआ है? तो शिवपुर, मध्यमिका और अरिटपुर। अरिटपुर की जानकारी किन से मिलती है? शिवी जातक और उमदंती जातक से मिलती है। मध्यमिका की जानकारी तो चित्तौड़गढ़ से या मध्यमिका जो नगरी से सिक्के प्राप्त है उनसे मिलती है, और एक शिवपुर की राजधानी अपन को वेदों से मिलती है, ठीक है। तो शिवी जातक, उमदंती जातक और वैशानर जातक से क्या मिले अपन को? शिवी राज्य की जानकारी मिली है और उसके राजाओं की जानकारी मिली है, ठीक है। अब बात करते हैं सिकंदर के काल की। तो सिकंदर के काल में सिकंदर ने जब पंजाब वाले इलाकों पर आक्रमण किया, तो ये देखो मैं यहां पर कर देता हूं, ये आपका भारत है,
ये आपका पाकिस्तान है, ठीक है। तो सिकंदर के आक्रमण किस साइड से हुए? पश्चिमोत्तर से, यानी यूनानी आक्रमणकारी था ये। तो जब आक्रमण हुए तो सिवी जनजाति कहां पर निवास करती थी? सिंधु और झेलम नदियों के बीच में निवास करती थी, पंजाब वाले इलाकों में। तो इस जनजाति ने, जब सिकंदर ने आक्रमण किए तो इस जनजाति ने खुद को, सिकंदर को क्या बताया? भाई हम यूनानियों के वंशज है। और यहां तक कि इस चीज का उल्लेख कौन करता है? तो इस चीज का उल्लेख करता है आपका प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार एरियन। एरियन क्या कहता है? एरियन कहता है कि ये पशु चर्म पहनते थे। पशु चर्म का मतलब, जो सिवी जनजाति के लोग थे वो पशु चर्म पहनते थे, यानी जानवरों की खाल के कपड़े पहनते थे। और क्या करते थे? हाथ में गदा रखते थे, यानी लाठी रखते थे, और खुद को क्या कहते थे? यूनानियों का वंशज कहते थे। तो एरियन साथ में आगे ये भी लिखता है। तो ये इस कारण सिकंदर ने क्या किया? इनको स्वतंत्र छोड़ दिया, इन पर कोई आक्रमण नहीं किया, क्योंकि ये सिकंदर को क्या कहते थे? भाई हम खुद ही यूनानियों के वंशज है। तो सिकंदर राजी हो गया, भैया अपने ही वंशज है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इन पर आक्रमण क्यों करे? तो इन्होंने इनको क्या कर दिया? सिकंदर ने इन पर आक्रमण नहीं किया, इनको स्वतंत्र छोड़ा। लेकिन फिर भी इन्होंने अपने आप को, अपनी स्वतंत्रता को खतरे में पाकर पंजाब से निकलकर, यानी इस नदियों के इस इलाके से निकलकर कहां पर आ गए? राजस्थान में आ गए। और राजस्थान में कहां पर आ गए? आपने इतना तो पढ़ा ही होगा, ये जो चित्तौड़ वाला इलाका है, यहां पर आकर निवास करने लग गए, ठीक है। तो एरियन क्या कहता है? एरियन कहता है कि सिवी जाति के लोग, सिवी गणजाति के लोग पशु चर्म पहनते थे, वह खुद को यूनानियों का वंशज बताते थे और हाथ में गदा या लाठी कह दो रखते थे, जिस कारण सिकंदर ने क्या किया? इन पर आक्रमण नहीं किया। लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी स्वतंत्रता को खतरे में देखकर कहां पर आ गए? राजस्थान में आ गए। और राजस्थान में आकर कहां पर निवास करने लगे? आपके चित्तौड़गढ़ और उसके आसपास के इलाकों में निवास करने लगे। और अपनी राजधानी किसको बनाया? मज्जिमिका को बनाया, जो अपन ने पहले बता दी है, ठीक है। अब ध्यान रखिए, जो शिव गणजाति थी, शिव गणजाति की अब तक अपन ने जो 3 राजधानी पढ़ी, शिवपुर, मज्जिमिका और अरिटपुर। अरिटपुर को लेकर अभी तक इतिहासकारों में मतभेद है कि वास्तव में अरिटपुर का इलाका कहां पर था, ठीक है। लेकिन अभी तक 2 का तो पता चला, शिवपुर आधुनिक पाकिस्तान का जो सोरकोट क्षेत्र है वो है, और मज्जिमिका आधुनिक राजस्थान में जो नगरी का जो इलाका है वो है, ठीक बात है। अब ध्यान रखिए, इसी अपन ने एक बरली का शिलालेख पढ़ा है, बरली का शिलालेख सभी ने पढ़ा होगा, 443 ईसा पूर्व का है, ठीक है। इस बरली के शिलालेख से अपन को क्या जानकारी मिलती है कि जो नगरी है, नगरी क्या थी? एक जैन केंद्र थी। तो संभवतः इस समय तक यहां पर जैन मुनियों का निवास रहा होगा, या गण जाति ने जैन मुनियों को क्या दिया होगा? यहां पर प्राचार्य दिया होगा। इसी कारण से इस बरली के शिलालेख में, जो मिलोत माता मंदिर अजमेर से मिला है, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है, 443 ईसा पूर्व का है, उसमें कहा गया है कि जो नगरी थी वो जैन केंद्र हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? जैन केंद्र हुआ करती थी। इतनी सी बात जरूर ध्यान रखें। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो ताकि आगे चले अपन थोड़ा। तो ये तो थी आपकी शिव गणजाति की कुछ राजधानियां, और ये राजस्थान बौद्ध काल में इनका इतिहास क्या रहा है उनके बारे में छोटी मोटी जानकारी। अब ध्यान रखिए, मौर्य काल में ये, क्योंकि बौद्ध काल के बाद में जैसे 16 महाजनपदों का इतिहास रहा है बौद्ध काल में, तो इसके बाद में धीरे धीरे ये गणजाति यहां पर रहना निवास किया। तो बाद में जब मौर्य काल आया तो मौर्य काल के अधीन रही है। फिर बाद में क्या हुआ? मौर्य काल के बाद में शुंग काल आया, तो शुंग काल में पुष्यमित्र शुंग के समय यहाँ पर निवास करती थी। और पुष्यमित्र शुंग के समय आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि इस समय फिर दोबारा से क्या हुए? यूनानी आक्रमण हुए, और यूनानी आक्रमण के कारण उन्होंने नगरी चित्तौड़गढ़ को भी क्या कर डाला? रोंद डाला। तो उसके बारे में उनको थोड़ा बहुत जानकारी है। तो देखिए,
शिवी गणजाति पर यूनानी आक्रमण। भाई पहली बार तो सिकंदर ने इनको क्या कर दिया, छोड़ दिया था, लेकिन जब द्वितीय बार यूनानी आक्रमण हुए, और ये आक्रमण कब हुए, तो ये हुए शुंग काल में, यानी मौर्य काल के बाद में पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, शुंग वंश की स्थापना की। और जब शुंग वंश की स्थापना हुई और शुंग वंश पर जिस समय पुष्यमित्र शुंग शासन कर रहा था, उस समय पश्चिमोत्तर भारत से फिर क्या हुए, यूनानी आक्रमण हुए। और इन यूनानी आक्रमणों की जानकारी अपन को किनसे मिलती है, तो मैं आपको बता दूं, एक तो आपके जो गार्गी संहिता है उससे मिलती है, कालिदास के नाटक से मिलती है, और इसके अलावा आपका जो पतंजलि का महाभाष्य है उनसे भी इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो इन ग्रंथों से पता चलता है कि शिवी गणजाति पर यूनानी आक्रमण हुए, यानी जो राजधानी थी नगरी, वहां पर क्या हुई, आक्रमण हुए, और उन्होंने क्या किया, इस नगरी को रौंद डाला। तो उस चीज के बारे में अपन थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं। देखिए, तो यूनानी आक्रमण, तो ध्यान रखना, भारत में शुंग वंश के समय किस वंश के समय, शुंग वंश के समय यूनानी आक्रमण हुई। पहले तो गुप्त वंश, सॉरी मौर्य वंश के समय हुए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य से उस समय से पहले से हो रखे थे जिस समय घनानंद नंद वंश का शासन था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने तो बाद में जाकर इनको बुरी तरह परास्त किया और यहां से भगा दिया। तो यूनानी आक्रमण हुई। इन यूनानी आक्रमणों की जानकारी किससे मिलती है, तो मैं तुमको 3 स्रोत बता रहा हूं, ठीक है। तो महाभाष्य किसने लिखा, पतंजलि, ठीक है। फिर गार्गी संहिता, ठीक है। एक किससे, मालविकांगनी मित्र नामक कालिदास के नाटक से। इनसे क्या मिलती है अपन को, यूनानी आक्रमण की जानकारी मिलती है। लेकिन वास्तव में यूनानी आक्रमणकारी था कौन, इसको लेकर इतिहासकारों में काफी मतभेद है। कुछ तो कहते हैं कि भाई मिनांडर था। कौन था, मिनांडर। कोई कहता है यूक्रेटाइडिस था। तो इन दोनों में कोई तो था ही। तो इन्होंने क्या किया, भारत पर आक्रमण किया, और इसी आक्रमण के अंदर यह बताया गया है कि उन्होंने जो आपकी मध्यमिका है, जो जिसको आज अपन नगरी कहते हैं, उस मध्यमिका को रोंदते हुए ये आगे बढ़ते हुए पांचाल को रोंदते हुए कहां तक पहुंच गए, पाटलिपुत्र यानी कुसुम ध्वज तक पहुंच गए। उस समय पाटलिपुत्र का उल्लेख कुसुम ध्वज के रूप में हुआ है, ठीक है। तो शुंग वंश की राजधानी उस समय क्या हुआ करती थी, तो पाटलिपुत्र, जिसको कुसुम ध्वज कहा गया है। क्या कहा गया है, कुसुम ध्वज कहा गया है। कहते हैं कि शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग के पुत्र ने क्या किया, इन यूनानियों को परास्त करके फिर से यहां से क्या कर दिया, भगा दिया। सिंधु नदी के बाएं किनारे पर उनको परास्त किया गया। लेकिन वास्तव में था क्या, इतिहासकारों में अभी भी मतभेद है इस चीज को लेकर, ठीक है। तो लेकिन मिनांडर और यूक्रेटाइडिस में से कोई ना कोई एक था जिसने आक्रमण किया। अब देखो, अपने नगरी पर जानकारी, नगरी पर आक्रमण, नगरी पर आक्रमण की जानकारी देखो, एक तो पतंजलि के महाभाष्य से मिलती है। पतंजलि के महाभाष्य में कहा गया है कि नगरी चित्तौड़गढ़, नगरी को रोंदते हुए वो कहां तक, पांचाल में होते हुए सीधे साकेत से होते हुए कहां तक आ गए, पाटलिपुत्र तक आ गए। तो एक तो पतंजलि के महाभाष्य में उल्लेख मिलता है इसका, पतंजलि, पतंजलि के महाभाष्य, और एक
पद्यमचरी द्वारा, पद्यमचरी द्वारा पाणिनि की अष्टाध्यायी पर लिखे भाष्य से भी नगरी पर आक्रमण की जानकारी मिलती है। यानी नगरी पर जानकारी, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए यूनानी आक्रमणकारियों ने नगरी पर आक्रमण किया था, इसकी जानकारी की स्रोत क्या है, तो पतंजलि का महाभाष्य है एक तो, और पद्मचरी नामक कवि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर एक क्या लिखी थी, भाष्य लिखा था। ठीक है, उस भाष्य से भी अपन को नगरी पर यूनानी आक्रमण की जानकारी मिलती है। तो ध्यान रखना, सिवी जनजाति पर यूनानी आक्रमण, तो एक तो पहले हुआ सिकंदर के समय, लेकिन सिकंदर ने इनको क्या किया, स्वतंत्र छोड़ दिया। ठीक है, फिर दूसरा हुआ भारत में उस समय शुंग वंश का शासन था और पुष्यमित्र शुंग शासन करता था, जिसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, पाटलिपुत्र, जिसको कुसुमध्वज कहा जाता था। उस समय आक्रमण हुआ यूनानियों का, जिनमें से मिनांड्रिया यूक्रेटाइडिस में से कोई एक था। ठीक है, जिसमें से ध्यान रखना जानकारी की स्रोत क्या है, तो पतंजलि का महाभाष्य है, गार्गी संहिता है और कालिदास का मालविकाग्नि नामक नाटक है। ठीक है, और जिससे पता चलता है कि पाटलिपुत्र तक यूनानियों ने आक्रमण करते हुए पाटलिपुत्र के निकट तक पहुंच गए थे। ठीक है, फिर बाद में पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, शुंग वंश के शासकों ने इनको परास्त करके बाहर निकाल दिया। तो शुंग वंश की उस समय राजधानी क्या हुआ करती, पाटलिपुत्र। ठीक है, नगरी पर आक्रमण, भाई इसी समय उन्होंने नगरी को भी रौंद डाला, तो इसकी जानकारी अपन को पतंजलि के महाभाष्य से और पद्मचरी द्वारा पाणिनि के अष्टाध्यायी पर लिखे गए भाष्य से अपन को ये जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये तो था आपका कौन सा, सिवी गणजाति। ठीक है, और अगला जो अपना टॉपिक होगा वो होगा योद्ध गणजाति। तब तक के लिए जय श्री राम, खम्मा गणी।